everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है पार्ट 34 MCQ फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की। वही MCQs हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ESIC का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। तो ऑलरेडी 33 पार्ट्स बन चुके हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए। मैंने BFUHS की भी नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी वीडियो रोज़ 3 बजे अपलोड होती है इन द आफ्टरनून। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरे हैं। पर अगर आपने नहीं भी भरे तब भी उनमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का एक अपना इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने वो भी बनाए हैं उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो भी डाल दूँगी। तो हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हम कर चुके हैं, हम कर रहे हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेक्योस्टमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ कार्टिलेज ऑफ। जो ट्रेक्योस्टमी होती है वो कौन से रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया के परफॉर्म होती है? सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो ट्रेक्योस्टमी होती है वो परफॉर्म होती है सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग में ट्रेकिया के, ठीक है। तो याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है कि जो ट्रेक्योस्टमी है वो कहाँ रिपीट होती है, मतलब कहाँ पे परफॉर्म होती है, कौन से रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया के परफॉर्म होती है, सेकेंड एंड थर्ड रिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स एडमिनिस्टर एट 5 लीटर पर administer oxygen at 5 liter per minute via nasal cannula to a client with emphysema, for which client indicate should the nurse closely clinical indicators should the nurse closely observe the client। देखो एक client है, एम्फीसीमा वाला पेशेंट है, उसको 5 लीटर पर मिनट नेज़ल कैनुला से ऑक्सीजन चल रही है। तो कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर के लिए नर्स जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेगी पेशेंट को? साइनोसिस एंड लेथार्जी, एंग्जाइटी एंड टेकिकार्डिया, ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, या फिर हाइपरीमिया एंड इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। जो नर्स है वो क्लोजली किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेगी? ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज्ड एम्फाइसीमा के लिए। देखो थोड़ा समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो, जो एम्फाइसीमा है वो COPD की एक टाइप है, ठीक है। COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाइज तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो एल्वोलाइज हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। जो एल्वोलाइज हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, किसमें? एम्फाइसीमा में। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो उधर तक पहुंचती ही नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उस बंदे को ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस है? हाइपरकेपनिया। अब हाइपरकेपनिया क्या होता है? जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर ही रहने लग जाए, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होने लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ही ना निकलते, उसको बोलते हैं हम हाइपरकेपनिया। अगर हम उसे लॉन्ग टर्म में ऑक्सीजन दे रहे हैं ऐसे पेशेंट को जिसके एल्वेओलाई डैमेज हैं, कोलैप्स हैं, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलेगी। तो अगर उसको हाइपरकेपनिया होता है, अगर उस पेशेंट को हाइपरकेपनिया दैट इज़ रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो वो पेशेंट हमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगा? ये वाले। कौन से? ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन। इसके साथ और भी सिम्टम्स सुन लीजिए, जैसे कि हेडेक भी हो सकता है उसको, और इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो नर्स है वो उसको ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन के लिए ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। What should the nurse do while preparing the client for thoracentesis? ठीक है, एक पेशेंट है, उसका thoracentesis होने वाला है, रिमूवल ऑफ एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। तो नर्स उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगी? एडमिनिस्टर एंटीकोलिनर्जिक्स एज ऑर्डर्ड, कीप द पेशेंट NPO फॉर 6 hours, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम, या फिर प्रिपेयर हिम टू गो टू द ऑपरेटिंग रूम। तो आज हम थोड़े प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। देखो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। देखो जो thoracentesis का प्रोसीजर है, पहली बात तो वार्ड में ही हो जाता है, उसके लिए कोई ऑपरेटिंग रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटीकोलिनर्जिक्स भी और पेन किलर एनाल्जेसिक्स भी उसमें नहीं देते, क्यों, ठीक है। और NPO रखने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने एयर एंड क्या निकालना है, उसमें से फ्लूइड अगर प्लूरल कैविटी में है तो वो ही निकालते हैं। तो हम बस एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर पेशेंट को कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रिक्योस्टमी, जब किसी की ट्रिक्योस्टमी ट्यूब डलती है तो उसके साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? डैमेज टू द रेंजियल नर्व, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक्सेसिव सिक्रीशन या फिर निमोनिया। तो जब भी किसी की ट्रिक्योस्टमी होती है तो डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व जो है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती है कि कहीं उसका लैरिंक्स बॉक्स, वॉइस बॉक्स की जो नर्व है वो डैमेज ना हो जाए। तो इसको जो है हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ऑलवेज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो देखते हैं। An adult patient is scheduled for a tracheostomy. Which of the following nursing intervention is priority for this patient? एक adult patient है, उसको schedule किया गया है, उसकी tracheostomy है, तो कौन सी nursing intervention diagnose जो है वो priority पे रहेगा? Insert a Foley's catheter, establish, show mean of communication, prepare the bowel by administrating enema until clear, स्टार्ट एन IV लाइन। तो हम ऑलवेज उसका इस्टेब्लिश करेंगे मीन ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज जिसको ट्रिक्योस्टमी ट्यूब डलती है, जिसकी ट्रिक्योस्टमी होती है, उस पेशेंट को बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो हमारा प्रायोरिटी में अभी प्रोसीजर हुआ नहीं है, अभी प्रोसीजर होने के पहले की बात की गई है जहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल्ड, तो हमें पहले उसका मीन ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारी उस टाइम ये प्रायोरिटी रहेगी अगर प्रोसीजर अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस फॉर अ क्लाइंट विद ट्रिक्योस्टमी इज, अब उसकी ट्रिक्योस्टमी डल चुकी है, अब कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी? पेन रिलेटेड टू ट्रिक्योस्टमी, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्रोसीजर, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशंस, या फिर रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। देखो, तो अगर हम ट्रिक्योस्टमी का प्रोसीजर हमने जब ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि अभी उसकी ट्रिक्योस्टमी डली नहीं थी, तभी हमने मीन ऑफ कम्युनिकेशन उसमें देख लिया था। अब उसकी ट्रिक्योस्टमी जो है वो डल चुकी है, तो हम ऑलवेज जब डल चुकी है तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस पे ही जाएंगे, क्योंकि उसकी सिक्रीशंस की वजह से जो पेशेंट है उसमें एयरवे में क्लियरेंस करनी पड़ेगी, वहाँ पे ब्लॉकेज भी हो सकती है ड्यू टू द मैकॉजल, वहाँ पे क्लॉग हो सकता है। तो हम ऑलवेज ABC के लिए जाएंगे, ठीक है, और ऑलवेज उसकी इनइफेक्टिव क्लियरेंस से ही प्रायोरिटी देंगे आफ्टर ट्रिक्योस्टमी, बट बिफोर ट्रिक्योस्टमी हम उसका मीन ऑफ कम्युनिकेशन प्रिपेयर करेंगे। सो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप ध्यान से देखना इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट ऑन, तो फ्रीक्वेंटली विजुअल एग्जामिनेशन किस पेशेंट में की जाती है? रिफैम्पिसिन, एनाजिनामाइड, डैप्सोन या फिर इथम्बेटॉल। तो ट्यूबरक्लोसिस की ये डॉट्स की जो मेडिसिन हैं वो हैं, दैट इज़ रिफैम्पिसिन, एनाजिनामाइड, पैराजिनामाइड, इथम्बेटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एक ट्रिक है, देखो जो ऊपर वाली 3 होती हैं, ये कौन सी होती है? हिपैटोटॉक्सिक, याद रखना है, ऐसे ही राइप एस। तो जो ऊपर वाली 3 होती है, ये जो ऊपर वाली 3 होती हैं ये हिपैटोटॉक्सिक होती हैं, जो नीचे वाली 3 होती हैं ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ठीक है। ये कौन सी होती है? नेफ्रोटॉक्सिक। तो जो ये दोनों हैं ये कुछ क्रेनियल नर्व्स पे डैमेज डालती है, यही दोनों, ये डालती है हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व पे, दैट इज ऑप्टिक नर्व, और ये डालती है हमारी 8th क्रेनियल नर्व में, जो कि हमारी ईयर की नर्व होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब अगर ये ऑप्टिक नर्व पे डाल रही है इथम्बेटॉल, तो ऑब्वियसली इस पेशेंट को हम रेगुलर एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन कराने के लिए, क्योंकि ये क्या करती है? ऑप्टिक नर्व डैमेज करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है TB की ड्रग्स के बारे में, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो मैं ट्रिक्स के साथ ही करवा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज द चेस्ट ड्रेनेज, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज जो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज्ड होता है? ठीक है, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर एंड सक्शन, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन, एम्बुलेशन या फिर पॉस्चर। ऑब्वियसली हम जब भी कोई ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें ड्रेनेज होता है तो उसमें नेगेटिव प्रेशर लगता है, ग्रेविटी से ही नेगेटिव प्रेशर लगता है, और साथ में क्या होता है? सक्शन, ठीक है। याद करना, जब भी ग्रेविटी होगी तो वहाँ पे कभी भी पॉजिटिव प्रेशर नहीं लगेगा, वहाँ पे हमेशा नेगेटिव प्रेशर लगेगा, ठीक है। जब भी हम किसी का ब्लड डोनेट करने को आता है और उसका ब्लड ले रहे होते हैं तो ऑलवेज वो ग्रेविटी के थ्रू, नेगेटिव प्रेशर के थ्रू ही हम लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन TB हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट इज़ हेल्पिंग टू, अगर हम TB में हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं पेशेंट की तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है? प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, एडहियर टू ट्रीटमेंट, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिसीज़, या फिर प्रॉपर स्पूटम डिस्पोजल। तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ में हेल्प करती है? प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ द डिसीज़ में, अगर कोई TB वाला पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज, जो बैक्टीरियल सोर थ्रोट होता है उसका कॉमन कौन सा होता है? कॉज कौन सा होता है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम,
माइकोप्लाज्मिक निमोनिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये ठीक नहीं होता तो पेशेंट को आरएचडी होने के चांसेस होते हैं, दैट इज़ रोमैटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हमने ट्रिकियोस्टमी से रिलेटेड किए हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड फ्रेंड। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरी वीडियोज़ को आप रोज़ देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क।